एग्जामवेज में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग सीरीज 47 देख रहे हैं। सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म देती है। यानी कीमत में जब गिरावट हो जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, यही तो कह रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। मतलब क्या हुआ, एक में क्या है जी कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि। अब जैसे देखिए ना प्याज का है, तो प्याज का अगर रेट एकाएक गिर जाए तो लोग क्या करेगा, एक 5-10 किलो रख लेते हैं, खराब होने वाला थोड़े है। तो क्या हो गया, मांग क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और तीसरा क्या करें, निर्यात में वृद्धि। इससे क्या समझेंगे, यहाँ पेट्रोल मान लीजिए 105 रुपया है इंडिया में और नेपाल में 95 रुपया है। तो 10 रुपये के चलते यहाँ से बाइक लेकर जाता है और वहाँ पूरा टंकी पेट्रोल भरवा के बिकने लगा। आगे दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर है जी, तो ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। अब देखिए ये तो यूनियन बजट यानी संघीय बजट की बात कहा, लेकिन इससे क्वेश्चन ये बनता है कि राजकोषीय नीति किसने जारी करता, तो ये वित्त मंत्रालय। कौन करता, वित्त मंत्रालय। बाकी जितने भी चीज़ हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, सीआरआर हो गया, चाहे जो भी विनिमय दर हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, ये सब क्या करता है, आरबीआई करता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। कौन सा पूंजी खाता नहीं है, तो निजी प्रेषण। इसको इंग्लिश में हम प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है। तो ये कौन सा पूंजी खाता नहीं है, तो ये निजी प्रेषण, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता। संश्लेषित होता तो इसका इंग्लिश में बात करेंगे तो सिंथेसाइज होता। सिंथेसाइज मतलब संश्लेषित होना किस में होता जी, तो यकृत में होता, लीवर में होता। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। कहता है कि विटामिन के का निर्माण कहाँ होता, तो बड़ी आंत के कोलन में। और हमारे शरीर में 3 विटामिन ऑटोमेटिक बन जाता। एक तो विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश से, और उसके बाद विटामिन के बड़ी आंत के कोलन में, और उसके बाद B12। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पीला एंजाइम किसे कहते हैं। पीला एंजाइम किसे कहते हैं, तो विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम की अगर बात करेंगे राइबोफ्लोविन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स मतलब WBC, समझ रहे ना। और देखिए ये एंटीबॉडी कह दिया तो AB जो ग्रुप वाले होते हैं ना, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ठीक। जबकि O- में एंटीबॉडी पाया जाता है, ग्रुप वाले। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। खाद्य श्रृंखला मतलब क्या, फूड चेन का सही क्रम है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है जी, इसमें जो है घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। माने घास को कीट खाता, कीट को मेढक खाता, मेढक को सांप खाता और सांप को गरुड़ खा जाता। समझ ना, फूड चेन है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता। समझ ना, तो जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता, तो ऑप्शन सी अवतल लेंस। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्केव लेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन दिखता किसके तरह है, व्यवहार करता उत्तल लेंस के कारण, लेकिन आपको दिखेगा उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन बी केल्विन। आप जानते ही हैं कि केल्विन में डिग्री नहीं होता, जैसे 37 डिग्री, 39 डिग्री, लेकिन केल्विन में ऐसा डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो ताप का ऐसा मात्रा क्या है, केल्विन। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है, तो वो है नाइट्रेट के रूप में। क्या है, नाइट्रेट के रूप में। इसी को स्थिरीकरण कहते, स्टेबलाइजेशन कहते। आगे ये अपना एग्जामवेज का लोगो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन किसके कारण होता, ऑप्शन हो जाएगा अणुओं के बीच ससंजक बल, यानी मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल मतलब कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसमें होता, जल में, यानी जल में सिकुड़न की क्षमता ज्यादा होती। गर्म करने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। गर्म करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन घट जाता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता। फायर में किसका उपयोग किया जाता जी, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, और इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है Na2HCO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती, तो ऑप्शन डी 5.4 मिलियन, ठीक है। लेकिन आरबीसी से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है जी, कि इसका निर्माण कहाँ होता। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता, बोन मैरो में,
ठीक है, बोन मैरो में होता। और आरबीसी का जीवन काल, लाइफ जो टेन्योर है कितना है, 120 दिन अप्रोक्सीमेटली है। और ये कहाँ मिल जाते, क्षय हो जाते, खत्म हो जाते, तो लीवर या प्लीहा में, यानी लीवर या स्प्लीन में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि सड़ा हुआ अंडा के समान इसका गंध आता, ठीक है। और चांदी में यही क्या करता है कि जब चांदी को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड का एक परत बना लेता है, जिससे चांदी क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है। समझ रहे ना, फ्लावर्स में जो है मेल जेंडर कौन सा है, तो उसको हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं जी, पुंकेसर। इंग्लिश में इसको एस्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेमन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि घर्षण बल एक स्वस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल एक स्वस्पर्शी बल है। यह कथन है, यह कथन क्या है जी, तो यह कथन है केवल 0 डिग्री पर। क्या होगा, केवल 0 डिग्री पर। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं, किसके द्वारा दिलवाया जाता है जी, तो ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल। ये हाईकोर्ट है इसलिए राज्यपाल। जबकि नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें न्यायाधीश की संख्या घटाने बढ़ाने का जो राइट है प्रेसिडेंट के पास है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है जी, तो संवैधानिक अधिकार है। यानी संविधान जब लिखा रहा था तभी अधिकार दिया गया, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और वयस्क मताधिकार का आर्टिकल 326। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार कहा जाए तो ये संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। और इससे क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या घटाने बढ़ाने का कार्य किसका है, संसद को है, पार्लियामेंट को है। जबकि हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश को घटाने बढ़ाने का होगा तो ये प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में कौन सा सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते कैबिनेट सचिव। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविलियन ऑफिसर होता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ जो है कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी विदिशा। और ये विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मार दिया था। बृहदत्त को मार करके अपना नया वंश शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी। तो इसका नाम था नस्क। क्या नाम था जी, नस्क नाम था। आगे क्वेश्चन नंबर 24, शेर शाह के विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था। यानी शेर शाह के समय जो सिक्का चलाया गया था, चांदी को क्या कहते थे, तांबा को क्या कहते थे, तो ऑप्शन सी रुपया एवं दाम। चांदी को रुपया कहते थे जबकि तांबे को दाम कहते थे। और ये रुपया और दाम जो है इसका एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर क्या है, तो 64:1 यानी 64:1 था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मिलान करना है, ठीक है। तो बाबर का जो है मकबरा कहाँ था, तो बाबर का काबुल था। अकबर का कहाँ था, सिकंदरा उत्तर प्रदेश। जहांगीर का लाहौर था और शाहजहां का आगरा था। ऑप्शन की बात करेंगे 25 का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है सिरे अकबर के नाम से जाना जाता है। और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है दारा सिको करते हैं, शाहजहां के बड़े पुत्र हैं दारा सिको। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ये विलियम एडम्स के द्वारा। समझ ना, विलियम एडम्स के द्वारा 1839 में 1839 में ये लंदन में किया गया था। जबकि इसका ब्रांच बंगाल में कब किया गया, 1843 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। राज्य का आधार क्या होना चाहिए, प्रजा का समर्थन। ये जलाउद्दीन खिलजी। और यही जलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे और अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी और बाद में ससुर हुए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1828 से 1835 का कार्यकाल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और जिन्होंने मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया था 1831 में, 1831 में।
और आप तो जानते ही हैं। और इसी के काल में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है। ऐसा इसलिए कि पहले जो था अंग्रेजों का ज़्यादा पकड़ कहाँ था, उत्तर भारत में था, यानी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ साइड में था। लेकिन जब विलियम बेंटिक ने मैसूर को जीता, उधर कर्नाटक के कुर्ग को जीता 1834 में, तब लगा कि नहीं, अब ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब तो अंग्रेजों का शासन पूरे भारत पर हो गया, दक्षिण भारत में भी हो गया, इसलिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। मेन रीजन यही था। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही है जी? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 में 1793 में लाया गया, और यही अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग जमींदारी प्रथा कहते हैं। लगभग 19% भूभाग पर फैला बिहार, उड़ीसा, यूपी में यह अस्थायी बंदोबस्त, समझ रहे ना, जिसको हम लोग इस्तमारारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बहुत ये व्यक्ति जो है कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें लिए थे 1, 2, 3, यानी महात्मा गांधी भी थे, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखेंगे। कहता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। किस में नहीं लिए? तो पहला और तीसरा में नहीं लिए। 3 गो हुआ था, 30, 31, 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया? बी.डी. सावरकर द्वारा। हालांकि इनके भाई भी शामिल थे, और पहले ये अभिनव भारत मित्र मेला हुआ करता था, बाद में ये अभिनव भारत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन सी आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। क्या होता है कि भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, लेकिन ये है कांग्रेस के अधिवेशन 1947 जब आज़ादी हो रहा था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि वर्ष 1907 में भीखाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थी, कहाँ ध्वज फहराया गया था? तो ये फहराया गया था स्टुटगार्ट में। कहाँ? स्टुटगार्ट में, जो कि जर्मनी में पड़ता। यही भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में, और 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो किसके द्वारा किया गया था जी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश पत्रिका, जो कि ये बंगाली में शुरू किया गया था और कलकत्ता से, और ये सोम प्रकाश जो है 1858 से 59 के बीच में जो है इसका प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़ा का अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिला है जी? मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे 1921 में आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी द्वारा इसका खोज किया गया था, जो कि अभी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। ठीक है। और सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता कौन है स्थल? तो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम जो है सीरीज में अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा। ठीक है। तो हिंद, यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। ठीक है, ये यही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रूढ़ है, यानी लैंड लॉक कंट्री है? तो ये हो जाएगा इथोपिया। कौन हो जाएगा जी? इथोपिया। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है रोमानिया का राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट है। ठीक है, बुखारेस्ट रोमानिया का राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 41 वर्तमान में भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये हो जाएगा NH-44। पहले इसका नाम था NH-37 के ए, लेकिन अभी जो है NH-44 हो गया, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि रेगुर या काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है? रेगुर या काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। समझ ना, सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। लगभग 15% भूभाग पर यह फैला काली मिट्टी, जो कि कपास, मूंगफली और गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता। कपास में सबसे आगे अभी गुजरात चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मलाक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलाक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं क्या हैं? तो ऑप्शन डी अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर तक। अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर तक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्न में से कौन से स्थल रूढ़ देश है? लैंड लॉक कंट्री है। समझ रहे, जो समुद्र से ताल्लुकात नहीं रखते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माली। कौन हो जाएगा? माली। ऑप्शन बी
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? तो सबसे ज्यादा लंबी हो जाएगा असम। ठीक है, और भूटान के साथ कितने राज्य लगते? तो भूटान के साथ 4 गो, समझ ना, 4 गो राज्य लगते। तो कौन कौन जी राज्य साझा करते? कौन कौन? असम सबसे ज्यादा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है जी? तो बेनीपेग। बेनीपेग कहाँ है? कनाडा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता? टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता जी? तो कहवा, यानी ऑप्शन बी, कहवा मतलब कॉफी। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी होता है ब्राजील में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और भारत में सबसे ज्यादा अगर कहवा कह देंगे तो कर्नाटक राज्य को मानते, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा होता है अरेबिका किस्म का। कौन किस्म का? अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो याकूत जो है रसिया का प्रमुख जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 49 सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन निम्नलिखित में से किस परास या रेंज में दिखता है? हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 780 nm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस निम्न में से कौन सी गैस है? अश्रु गैस मतलब कैसी? टीयर गैस, समझ ना। भीड़ को इतर बितर करता है, पुलिस ज्यादा इस्तेमाल करती, तो ऑप्शन सी अमोनिया। क्या है? अमोनिया। और इसमें मुख्य रूप से घटक कह देंगे ना तो क्लोरोपिक्रीन को मानते। किसको मानते? क्लोरोपिक्रीन को। के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।